बहुत बड़े स्तर पर बहनों के साथ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, बड़े बड़े अत्याचार हुए, जान गंवानी पड़ी। उन लोगों की संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लेने के लिए जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किया है, ये निश्चित रूप से उन महान विभूतियों के प्रति जिन्होंने अपने बलिदान दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, उनको याद करने का हम सब लोगों की बात ये अवसर उन्होंने दिया। विभाजन के कारण परिणाम स्वरूप 6 लाख लोग मारे गए तथा लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने घरों से बेघर हुए। विभाजन की त्रासदियों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के मध्य जो समझौता हुआ, लेकिन नेहरू लियाकत संधि के विरोध में 8 अप्रैल 1950 को नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह समझौता विफल हो जाएगा। अंततः हुआ भी वही। 1937 में मुस्लिम लीग के चुनाव के बाद से ही इस बात का प्रयास कर रही थी कि सिंध के सामान्य मुसलमान के मन में हिंदू विरोधी उन्माद को बढ़ावा दिया जाए। 1939 में लीग के व्यापक दंगे कराए गए, जिसमें 800 से ज़्यादा हिंदू की हत्या हुई। ये सारे बिंदु मैं इसमें इंक्लूड करके लेकर के आए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा, पूरा अगर विस्तार से न कराया जाए तो। बुला करके इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य भी यही था कि आप सब लोग इस बात को अच्छे तरीके से जाने भी। और देश के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ रही हैं, देश के विभाजन के समय बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी भी रही हैं जिनको देश से छुपाने का भी काम किया गया। वो सारी चीज़ें आज उजागर होकर के सामने आ रही हैं। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने बड़ी गंभीरता से लेकर के चलने का काम करना। ये है आपके पास भुगतान अति शीघ्र हो सके, इसी के निमित्त पिछले दिनों दिवाली के अवसर पर हम लोगों ने तीनों शुगर मिल के यूनिट हेड को बुला करके और कमिश्नर के साथ बैठक कराने का काम किया था, और जिसमें उनको 20-20 करोड़ रुपए का टारगेट गन्ना भुगतान को लेकर के दिया गया था। उनसे वो कराने का काम किया गया है। जिससे समस्या है, अभी भी पूरा पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन ये समस्या हमारे केवल शामली के अंदर ही कुछ मिलों की है। और मैं समझता हूँ जनरल ये समस्या नहीं है। इस समस्या को लेकर के पिछले दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख की बैठक हुई थी, उनके सम्मुख भी हम लोगों ने इस विषय को रखने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि आश्वासन भी दिया था, हाँ नहीं कुछ न कुछ इसका समाधान हम लोग जल्दी निकालने का काम करेंगे। उसी के निमित्त लगातार 2 लाख करोड़ का भुगतान करा दिया, 2 लाख करोड़ करा दिया। आज भी उत्तर प्रदेश में लगभग 70,000 करोड़ रुपये बकाया है चीनी मिलों पर। तो ये कब तक हर 10 साल तक इसी तरह चलता रहेगा कि हमने इतना भुगतान करा दिया। आपने गन्ना खरीदा, मान लीजिए 1.5 लाख करोड़ का, 100 लाख करोड़ का भुगतान किसानों का भुगतान न हो। हम हमेशा चाहते हैं कि किसान का अतिशीघ्र भुगतान हो सके, और प्रयास भी बहुत किया जा रहा है। कुछ एक फैक्ट्री है नगर जिले में 7 चीनी मिलें हैं, जिनके साथ 1 मिल की अब तक भुगतान की समस्या है। बाकी मिलों का लगभग 70% तो 90% भुगतान हो चुका। हमारे यहाँ सामने शुगर मिल की आर्थिक स्थिति खराब है, ठीक है, सबको पता, लेकिन उन शुगर मिल की समस्या को नहीं है। ये बिल्कुल सही वो जानबूझ के इनके साथ चल रहे हैं। नहीं, क्या कारण है? वो शामली की परिस्थिति थोड़ी सी भिन्न देखने को मिल रही है, लेकिन जहाँ तक ऊन शुगर मिल की बात है और बाजार शुगर मिल की एक थाना होने की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ऊन वाली से जहाँ तक जानकारी ले रही है रुपया आपके तीनों नहीं, मैं उसी से जुड़ा हुआ ही सवाल कर रहा हूँ। जो आप जवाब दे रहे हो उससे हम मीडिया वाले भी शायद संतुष्ट नहीं है। 668 करोड़ रुपया बकाया है तीनों मिल का, और परसेंटेज केवल 38% का भुगतान है साहब आपके तीनों मिलों का। सवाल ये है कि बजाज मिल जो है सबसे उद्यमी वाली मिल है, तो जो केवल मैं वही तो कह रहा हूँ, ये केवल समस्या यहाँ की हो सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ बाजार की
हमारे सहारनपुर की और चीनी मिल है, सबका पेमेंट बिल्कुल एक्यूरेट फिट है। उत्तम शुगर मिल का पेमेंट सही है, हमारे नमस्ता शुगर मिल का पेमेंट बिल्कुल सही है, सरसावा शुगर मिल का पेमेंट सही है। सहारनपुर की किसी भी चीनी मिल का कोई पेमेंट में कोई समस्या नहीं है। केवल बजाज शुगर मिल जो है इसी के विषय को लेकर किसान यही तो कह रहे हैं, आप सांसद जो है सहारनपुर के हो, शामली में आप रहते नहीं हो, 3 विधानसभाएं शामली की लगती है, आप उपस्थित वो यही तो कह रहे हैं सहारनपुर में आपके लापता के पोस्टर भी लगे हुए हैं। देखो ये तो राजनीति है, जिन्होंने राजनीति करनी वो राजनीति करेगा, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जो उसने जो करना हो तो करेगा। लेकिन मैं किसी भी तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों से ना तो दूर रहा और ना ही रहूंगा। पब्लिक कह रही है हम पहचानते हैं इस सोच से। महीने में कितने दिन आप चौपाल लगाकर जनता मैं हर तीसरे चौथे दिन शामली के अंदर रहता हूँ और पार्लियामेंट के समय जरूर मैं यहाँ से लोकसभा में रहने के नाते 2 दिन मुझे मिलते हैं, 2 दिन में 1 दिन शामली में रहता हूँ, 1 दिन सहारनपुर में रहता हूँ। अच्छा सांसद जी, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, इसी जो आपने प्रेस रिलीज जारी की है, इसमें आपने दिया है कि वास्तव में मुस्लिम लीग 1937 के चुनाव के बाद से ही इस बात का प्रयास कर रही थी कि सिंध के सामान्य मुसलमान के मन में हिंदू विरोधी उन्माद को बढ़ाया जाए। 1939 में लीग ने व्यापक दंगे कराए जिसमें 800 से ज्यादा हिंदू मारे गए। लेकिन आपको पता होगा सांसद जी, जब 1940 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो इसी मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने आपके सिंध प्रांत जहां का ये हवाला दिया और बंगाल में सरकार बनाई, और वही आजादी के बाद भाजपा जो है कश्मीर में बना रही है पीडीएफ के साथ मिलकर। तो ये तो कथनी और करनी में अंतर हो गया। नहीं, और हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, दूसरा हम मौका प्रस्ती की राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के अंदर कोई भी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। समझौते के दौरान जिस प्रकार की परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति को उजागर नहीं, विपक्ष अगर इस चीज को करता है तो वो जो है मौका परस्तर परिवारवाद तमाम चीजें आता है, भाजपा करती है तो सही है। नहीं, ये चीजें छुपाई गई, ये चीजें देश से छुपाई गई है। इन चीजों का उजागर अब होकर के आ रही है, छुपी हुई चीजें बाहर निकल रही है। आपने 39 का हवाला दिया सिंध प्रांत का, जहाँ 800 हिंदू मारे गए। वही क्या नाम है, जब 1940 में अंतरिम सरकार बनी तो हिंदू महासभा जो एक तरीके से यही मान रहे हैं कि वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, वो जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रही, तब उसे 800 लोग हिंदू मारे गए। उस समय से पहले की बात है, उस समय से पहले की बात नहीं, वो पहला कितना हो गया, मतलब 7 साल का डिफरेंस हो गया। उस समय के बाद की जो परिस्थिति सामने आई है उसी को मैंने आपको। अच्छा सांसद साहब, आप कथनी और करने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात भी करते हैं, गोरक्षा की भी बात करते हैं। अभी हाल ही में कोई हवाओं में बात नहीं है, आपके ज़िले में एक मुकदमा दर्ज हुआ है बीजेपी पदाधिकारी को, वो गाय को काटने की कुछ बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि मुकदमा दर्ज होने के 1.5 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह बाद भी पार्टी द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की? जानकारी आप जिले में रहे 2 दिन रहे, 3 दिन में लगातार जिले में रहते हैं, मतलब आपकी जानकारी में आपकी पार्टी का ही व्यक्ति है जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विधान तो हो गई, लेकिन पार्टी स्तर पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने, बायकाट के कार्यकाल में सांसद आदर्श गांव शायद आपके 20-22 गांव का चयन हुआ है। अभी आपने दिशा की बैठक की थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ 15 होंगे, एक आपने 2 तो लिया होगा ना? नहीं, 1 साल में 1 नहीं होता है, दो गाँव लिए जा रहे हैं, 2 गाँव लिए जा रहे हैं। मेरा सवाल इसी आपके दिशा की बैठक की समीक्षा पुस्तिका में है कि उन गांव में एक चौवन्नी धनराशि न तो सांसद निधि का लगा है और न ही किसी सरकारी डिपार्टमेंट में उस गांव में कोई काम कराया है। विभागीय अधिकारियों का ये कहना है कि सांसद विकास तभी होगा जब एक गांव के लिए कम से कम 20 लाख रुपए की व्यवस्था हो। तो मेरा आपसे सवाल है, अब चुनाव भी 2024 में है, आप मुझे बताइए कि किन किन गाँव में आपने सांसद निधि का या सरकार के दूसरे फंडों से पैसा लगा के किन किन गाँव का सर्वांगीण विकास करा है? देखिएगा, सांसद आदर्श गाँव जो चयन होते हैं वो 1 साल में 1 गाँव का चयन है।
उसमें मुख्य फोकस इस बात को लेकर के रहता है कि उस गांव के अंदर तो जो बुराइयां जो होती हैं उनको छोड़ने को लेकर के इसके पीछे एक पर्पज होता है। पिछले दिनों हमारा जथेड़ा गांव हम लोगों ने चेंज किया था, उसमें भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया। कुछ उसके बाद फिर कोरोना रहा, कोरोना के समय में थोड़ी कठिनाई बनी है और दूसरे गांवों का चेंज है। हम लोगों ने उसको प्लान करके यही फोकस करने का काम किया जा रहा है कि उसमें किसी प्रकार की कठिनाई बुराई ऐसी ना बने, इन बुराइयों को लेकर के समस्या बने। विकास जो भी ऐसे वो फोकस इस तरीके से किया जाता है कि उसके लेकर के उसके चयन की प्रक्रिया ही का आधार होती है कि वहाँ पर जो बुराइयाँ होती हैं, बुराइयों से लोगों को कैसे बचाने का काम किया जाए, उसके पीछे तर्क होता है। नहीं सांसद जी, बुराइयाँ ये तो आपकी भाषा है। सांसद निधि का मतलब, सांसद आदर्श गांव का मतलब ये है कि सांसदों का प्राथमिकता होता है कि अगर उस गांव में स्कूल है, अगर स्कूल में कोई कमियां हैं तो जो सरकार का कायाकल्प योजना ही है, आपको उस माध्यम से आपको काम करवाना चाहिए। अगर गांव में खरंजा नहीं है तो आपको ग्राम पंचायत निधि के माध्यम से आपके जो अधिकारी हैं उसके माध्यम से काम कराना चाहिए। अगर बिजली की कहीं कोई व्यवस्था नहीं तो बिजली विभाग के माध्यम से कराना चाहिए, और बिजली विभाग में तो आपकी निधि का भी प्रयोग होता है। तो कहीं पर कोई ऐसा काम नहीं दिखा है, हमने भी पड़ताल की है उन गाँव में, कहीं 1 रुपये का भी उस गांव में का, ये तो वे हो गया साहब जागरूकता अवेयरनेस वाली बात की जो बुराई दूर करेंगे, फलाना करेंगे, चिल्लाना करेंगे, लेकिन धरातल पे आपके सांसद आदर्श गांव में ये आपको स्वीकार करना होगा कि आपने कोई काम नहीं करा। दूसरी बात मुझे आप ये बता दो, आप जब बात के सांसद निधि से कोई टॉप 5 काम आप बता दो कि मैंने सांसद निधि से ये काम करवाया है जिले में, आपके पास तो होगा सर लिस्ट। कोई मुझे आप 5 काम बता दो कि जो आपने सांसद निधि से इस जिले के लिए बहुत बड़ा काम किया हो। आपके जिंगाना के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा था कोरोना के समय, 50 लाख रुपए की लागत को हम लोगों ने दिया। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र से कहीं चौपाल की डिमांड आती है, कहीं सीसी रोड की डिमांड आती है, कहीं खरंजे की डिमांड आती है कि 5 करोड़ रुपए सांसद के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता वो हर एक गाँव में काम करा सके। लेकिन यह है कि जहाँ की रिक्वायरमेंट आती है और जेन्युइन रिक्वायरमेंट होती है, उसको प्रायोरिटी पर करने वाला विषय होता है, उनको आप चयन करते हैं। 50 लाख का कार्य तो जो है विधायक टैलेंट निर्माण में 5 लाख में भी लगवा कि आपको एमपी है क्या कह रहे, ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं। हाँ 50 लाख की बात कर रहा हूँ। 50 लाख का ही लगा हुआ अभी 5 लाख विधायक। अब इतना ही पैसा विधायकों का, इतना ही सांसद का, सांसद निधि के रूप में। बिल्कुल, आपसे ज्यादा पैसा निकालियो में, संगल साहब के बहुत पैसे हैं, संगल साहब के पास बहुत पैसे हैं, इनसे करवाइएगा। कार्यक्रम में महालोक सभी के होते हैं। नहीं फिर भी क्योंकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस पर वो दिया गया कि वो क्षत्रिय समाज के होते हैं। आप कह दो, आपका तो कोई भी स्पष्टीकरण चाहिए जी। अच्छा, अगर यही बात है तो यही से सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं स्वर्ण समाज क्यों तोड़ता है जब वो सबके और भी तो नहीं तोड़ते? पूजा करते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं लोग, कभी नहीं तोड़ते। समाज को ऐसा नहीं होते समाज को पूजा करता है। आज ये विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्योंकि 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन 14 अगस्त के बाद जो दिक्कतें आई है उन पर आज चर्चा करके उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें क्या क्या योजनाएं थी, क्या क्या चीज़ थी, व्यापक किस कारण बनाई थी? योजनाएं नहीं, वो विस्तार से जो जाति की गई है, उस समय बंटवारा कैसे हुआ, उसमें किन लोगों को बदनाम किया गया, हमारे कितने मरे, उन पर ही बैठकर 14 अगस्त को आगे हम मनाने का काम करेंगे और जो दिक्कतें आई है उनमें समाधान करने का काम।